हाय फ्रेंड्स, आज हम पर्यावरण पारिस्थितिकी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है जैव विविधता अधिनियम 2002। इसके बारे में काफी डिटेल चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक है जैव विविधता अधिनियम 2002। तो सबसे पहले इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करेंगे, मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे। तो इसके सामने आता हमारा CBD, मतलब कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसकी बात करें तो 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, कहा ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हमारे 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। और इसी पृथ्वी सम्मेलन में हमारे CBD मतलब जैव विविधता अधिसमय को अपनाया गया था, मतलब CBD को अपनाया गया था। भारत की बात करें तो भारत ने एक कदम आगे बढ़ाया। इसकी बात करें तो भारत इस अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय मतलब CBD का हस्ताक्षरकर्ता देश, आप इसे याद रखेंगे। तो CBD है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इस पे हस्ताक्षर करने वाला देश है कौन? भारत। और अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता मतलब इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए, अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं मतलब इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को पूरा करने और CBD के लक्ष्य को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए, क्या हमारे CBD के जो लक्ष्य है उनको जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए ही भारतीय संसद ने जैव विविधता अधिनियम 2002 पारित किया था। क्या किया था? जैव विविधता अधिनियम 2002 पारित किया था। क्यों? क्योंकि भारत को अपने CBD के लक्ष्य को जमीनी स्तर पर लागू करना था। बात करें इसके लागू होने की तो ये अधिनियम हमारे 2003 में पूरे देश में लागू हो गया था। कब? 2003 में पूरे देश में लागू हो गया था। बात करें अधिनियम के उद्देश्यों की तो हमारे अधिनियम के तीन मुख्य उद्देश्य थे। कितने? तीन मुख्य उद्देश्य थे। तो पूरा जैव विविधता अधिनियम मुख्य रूप से CBD के इन्हीं तीन लक्ष्यों पर टिका हुआ। और वो तीन लक्ष्य कौन कौन से? पहला लक्ष्य आता है कौन सा? संरक्षण या कंजर्वेशन। तो भारत की विशाल जैव विविधता, जहाँ हमारे पेड़ पौधे जानवर और सूक्ष्म जीव विशाल है, मतलब बहुत सारे हैं, तो विशाल जैव विविधता को नष्ट होने से बचाना पहला उद्देश्य है। दूसरा सतत उपयोग मतलब सस्टेनेबल यूज। तो जैविक संसाधनों का इस तरह से उपयोग करना, क्या? जैविक संसाधनों का इस तरह से उपयोग करना कि वे भविष्य की पीढ़ियों के लिए बचे रहे। किस तरह से उपयोग करना कि वो भविष्य की पीढ़ियों के लिए बचे रहे, जिसे हम सतत उपयोग या सस्टेनेबल यूज कहेंगे। फिर ABS कहते हैं। ABS का मतलब होता है हमारा एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। क्या एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग की बात करें तो यह इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण और विधिक पहलू है। क्या? एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग की बात करें तो ये अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण विधिक पहलू है, जिसका मतलब ये है कि जैविक संसाधनों और स्थानीय समुदायों के, क्या? जैविक संसाधनों और हमारे स्थानीय समुदायों के पारंपरिक ज्ञान जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, इसका उपयोग से, क्या हमारे पारंपरिक ज्ञान के उपयोग से होने वाले जो व्यवसायिक लाभ या मुनाफे का उचित और समान बंटवारा उन स्थानीय लोगों के साथ साझा करना जिन्होंने इसको सहेजा है। आप इसे याद रखेंगे। ABS का मतलब होता है एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। तो ये क्या होता है? जैविक संसाधनों और स्थानीय समुदायों के जो पारंपरिक ज्ञान या ट्रेडिशनल नॉलेज है, उनके उपयोग से जो भी हमें व्यावसायिक लाभ या मुनाफा हो रहा है, उसकी उचित और समान बंटवारा किसको दिया जाना चाहिए? उन स्थानीय समुदायों को दिया ना जाना चाहिए जिन्होंने इसको सहेजा है। बात करें इसकी तो हमारे इसमें त्रिस्तरीय प्रशासनिक ढांचा, आप इसे याद रखेंगे। इसमें क्या है? हमारे त्रिस्तरीय प्रशासनिक ढांचा है। तो ये जो हमारा जैव विविधता अधिनियम है 2002, तो इस अधिनियम को हमारे भारत में संघीय ढांचे के अनुरूप लागू करने के लिए, क्या? फेडरल स्ट्रक्चर या संघीय ढांचे के अनुरूप लागू करने के लिए एक त्रिस्तरीय, थ्री टियर वैधानिक मशीनरी की स्थापना की गई है। थ्री टियर या त्रिस्तरीय वैधानिक मशीनरी की स्थापना की गई है। तो प्रशासनिक व्यवस्थाओं और ऑडिटिंग के दृष्टिकोण से देखें तो ये ढांचा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ढांचे की बात करें, टॉप लेवल पे कौन हमारा? राष्ट्रीय, क्या नेशनल स्तर की बात करें तो जैव राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण बनाया गया है। क्या? राष्ट्रीय स्तर पे देखें क्या बनाया गया? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या NBA बनाया गया है, जिसकी स्थापना हमारे 2003 में की गई थी। इसका मुख्यालय का चेन्नई में, आप इसे याद रखेंगे। तो हमारे इसका मुख्यालय चेन्नई में है और इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। ये क्या कार्य करता है? ये हमारे विदेशी नागरिकों, कंपनियों और अनिवासी भारतीय, किनको? विदेशी नागरिकों, कंपनियों और अनिवासी भारतीय जो NRI है, इनके द्वारा भारत के जैविक संसाधनों के उपयोग को नियंत्रित करना है। जो भारत के जैविक संसाधन है उनके उपयोग को नियंत्रित करना है। और ये क्या करता है? केंद्र सरकार को सलाह देने का कार्य करता है। कौन? राष्ट्रीय स्तर पर हमारे राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। फिर राज्य स्तर की बात करें तो राज्य जैव विविधता बोर्ड, जो SSB की बात करें, किसकी? राज्य जैव विविधता बोर्ड की बात करें, जो राज्यों के द्वारा अपने स्तर पर स्थापित है। किसके द्वारा? राज्यों के द्वारा अपने स्तर पर स्थापित है राज्य जैव विविधता बोर्ड, SSB की। तो ये हमारे भारतीय नागरिकों और स्वदेशी कंपनियों के द्वारा, किसके द्वारा? भारतीय नागरिकों और स्वदेशी कंपनियों के द्वारा व्यावसायिक उपयोग के लिए जैविक संसाधन है उनको प्राप्त करने का को नियंत्रित या रेगुलेट करता है। और ये किसको सलाह देता है? राज्य सरकारों को सलाह देता है। तो हमारे ये क्या करता है? राज्य जैव विविधता बोर्ड हमारे भारतीय नागरिकों और स्वदेशी कंपनियों के द्वारा व्यावसायिक उपयोग के लिए जैविक संसाधनों को प्राप्त करने को
नियंत्रित या रेगुलेट करने का कार्य करता है। तीसरा आता है हमारा कौन सा स्थानीय, स्थानीय लोकल लेवल की बात करें तो जैव विविधता प्रबंधन समिति जिसे बीएमसीज कहते हैं। क्या जैव विविधता प्रबंधन समिति जिन्हें क्या कहते हैं बीएमसीज कहते हैं। तो ये हमारे स्थानीय निकाय जैसे हमारे पंचायतें नगर पालिका इन स्तरों पे काम करती है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है पीबीआर होता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है पीबीआर मतलब पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। तो इसका मुख्य कार्य क्या है हमारा पीबीआर मतलब पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर मतलब जन जैव विविधता पंजिका। या जन जैव विविधता पंजिका की बात करें तो ये तैयार करना होता है जिसमें हमारे स्थानीय वनस्पतियों जीवों और पारंपरिक ज्ञान का रिकॉर्ड मतलब डेटाबेस होता है। तो इस रजिस्टर में क्या होता है हमारे स्थानीय वनस्पतियों जीवों और पारंपरिक ज्ञान का पूरा रिकॉर्ड या फिर डेटाबेस होता है। फिर बात करें जैव विविधता विरासत स्थल की, किसकी जैव विविधता विरासत स्थल की बात करें जिसे बीएचएस कहते हैं बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स कहते हैं उसकी बात करें तो अधिनियम की धारा 37 के तहत क्या अधिनियम की धारा 37 के तहत राज्य सरकारों को ये शक्ति दी जाती है। ये जो अधिनियम है इसकी धारा 37 के तहत राज्य सरकार को ये शक्ति दी जाती है कि वे स्थानीय निकाय जो बीएमसीज है उनके परामर्श से जैव विविधता की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है जैव विविधता की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है उन क्षेत्रों को जैव विविधता विरासत स्थल मतलब बीएचएस घोषित कर सकती है। बात करें उद्देश्य की इस प्रकार से घोषित करने का क्या उद्देश्य है तो ऐसे संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्रों को तो हमारे ऐसे संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्रों को विशेष संरक्षण देना जो हमारे राष्ट्रीय उद्यानों मतलब नेशनल पार्क या हमारे अभ्यारण्यों के दायरे में नहीं आते। बात करें संख्या के अपडेट की तो भारत में मार्च 2026 तक कुल 54 जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किए जा चुके हैं। कितने 54 हमारे जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किए जा चुके हैं। भारत की बात करें तो भारत का पहला बीएचएस हमारे नल्लूर इमली ग्रोव क्या नल्लूर इमली ग्रोव कर्नाटक 2007 में घोषित किया गया था। कौन सा बीएचएस हमारा कौन सा पहला था नल्लूर इमली ग्रोव। बात करें राजस्थान के संदर्भ में देखें इस चीज को तो राज्य स्तरीय निगम बोर्ड उनके गठन को लेके इससे कुछ कथन है। बात करें कौन कौन से राज्य के स्तर पे नियम की बात करें तो अधिनियम की धारा 63 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हैं। अधिनियम की धारा 63 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने राजस्थान जैव विविधता अधिनियम विविधता नियम 2010 जारी किए गए थे। तो राज्य सरकार ने क्या किया राजस्थान जैव विविधता नियम 2010 जारी किए गए थे जो अधिनियम की धारा 63 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए। बोर्ड की बात करें तो आरएसबीबी मतलब 14 सितंबर 2010 को राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया था। किसका राजस्थान स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड का गठन किया गया था 14 दिसंबर 2010 को जिसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया 2010 में। 2010 में हमारी इसकी स्थापना की गई मुख्यालय जयपुर में बनाया गया। ये क्या कार्य करता है तो ये बोर्ड हमारे राजस्थान के रेगिस्तानी जो पारिस्थितिक तंत्र है तो ये बोर्ड क्या करता है राजस्थान के रेगिस्तानी पारिस्थितिक तंत्र अरावली पर्वतमाला की वनस्पतियां और स्थानीय समुदायों के पारंपरिक जो औषधि ज्ञान है किनके हमारे एक तो राजस्थान का रेगिस्तानी पारिस्थितिक तंत्र अरावली पर्वतमाला की वनस्पतियां और स्थानीय समुदायों के पारंपरिक औषधि ज्ञान इनको विदेशी और अनधिकृत दोहन जो बायो पायरेसी है से बचाने के लिए काम करता है। तो इस तरह से आज एक लेक्चर के ज़रिए हमने जो पर्यावरण पारिस्थितिकी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था हमारा जैव विविधता अधिनियम 2002 इसके बारे में काफ़ी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का शेयर करें। धन्यवाद।